नमस्कार, आपका स्वागत है आज के सत्र में। आज है दिनांक 17 मार्च 2023 और आज के द हिंदू एनालिसिस में जैसा कि हम डेली करते हैं अपने महत्वपूर्ण न्यूज़ को हम कवर करेंगे। तो पहला जो न्यूज़ है इस समय इस संदर्भ में वो है टेस्टिंग टाइम्स। दूसरा है द कॉलोनियल पास्ट इज स्टिल रिलीवेंट, मतलब जो औपनिवेशिक जो अतीत है हमारा अभी भी प्रासंगिक है, उसको लेकर के है। और तीसरा है डेंजरस मूव्स उसको लेकर के है, मतलब अमेरिका और रूस का के बीच ना एक नया टसल देखने को मिला है। ठीक है, जो रूसी फाइटर जेट है उससे अमेरिकन जो ड्रोन है वो टकरा गया था ब्लैक सी के ऊपर में, उसको लेकर टॉपिक है। और चौथा जो है वो टेस्टेड बट टायर्ड दिस फोर्स कुड बी इन डिस्ट्रेस। ठीक है, तो सबसे पहले अपने हम पहले टॉपिक को मूव करते हैं टेस्टिंग टाइम्स की ओर। फरवरी साफ फॉरेन ट्रेड डीप ड्रॉप को लेकर के देखो ऑन इंडिया एंड फास्ट शिफ्टिंग डायनामिक्स इन की मार्केट्स। ठीक, चलो इसमें फरवरी महीने के डेटा को लेकर के है कि फरवरी साफ फॉरेन ट्रेड ड्रॉप जो है रिक्वायर्ड्स नुएंस्ड पॉलिसी अटेंशन। ठीक है, ये जो हुआ है ना, मतलब जो एक तरह से जो गिरावट देखा गया है, मतलब फॉरेन ट्रेड में उसमें ड्रॉप जो हुआ है उसको पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस टॉपिक बताया गया है। फरवरी 2023 में क्या हुआ है, भारत के जो व्यापारिक निर्यात है और आयात में ना मतलब काफ़ी हद तक उसमें गिरावट देखी गई है ना, उल्लेखनीय स्तर की गिरावट देखी गई है। और जो पिछले जो 5 महीनों में है ना, उसमें उसमें जो निर्यात के मामले में ये तीसरी गिरावट थी। वैसे कुछ क्षेत्रों में सकारात्मक पॉजिटिव ग्रोथ भी देखा गया, लेकिन फिर भी मतलब जो भी कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं उसको तो कंसीडर किया ही जाता है, उस पर चर्चा की ही जाती है। ठीक है, तो उसको लेकर टॉपिक है। चलिए वर्ड बाय वर्ड हम स्टार्ट करते हैं अपने रीडिंग को समझने को। आपको तो पता ही है यह कई सारी परीक्षाओं में सहायक होता है, चाहे आप बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, या आप अपनी इंग्लिश या हिंदी को अच्छी करना चाहते हैं। ठीक है, या आप अपनी समसामयिकी ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, तो यह एनालिसिस आपके लिए ही है, ऐसा समझिए। इंडिया गुड्स एक्सपोर्ट फेल फॉर द थर्ड टाइम। देखो तीसरी बार ये गिरा है, कब? इन 5 मंथ्स, है ना, 5 महीने में। ड्यूरिंग फरवरी की बात कर रहा है कि 5 महीने में ऐसा देखा गया है कि भारत का जो गुड एक्सपोर्ट्स है ना, वस्तुओं का निर्यात है, वो तीसरी बार गिरा है फरवरी में। द $33.8 बिलियन की यहाँ बात हो रही है। शिपमेंट्स जो है मार्क्ड एन 8.8% ड्रॉप, है ना। देखो पिछले साल से क्या हुआ है, 8.8% का ड्रॉप हुआ है, कमी हुआ है। इस बार इतना ही हुआ है जो आंकड़ा यहाँ पे दिया गया है। Recent times of generally exorbitant export growth, the only steeper decline was recorded in October 2022। देखो जो स्टीपर था ना डिक्लाइन, जो कम वाला था, वो अक्टूबर 2022 में बस देखा गया था। और साफ 29% कोलैप्स। देखो 29% साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो साफ का मतलब है काफ़ी बड़ी। ठीक है, तो साफ जो 29% कोलैप्स हुआ, बड़े स्तर की जो 19% की जो गिरावट आई, कहाँ पे? ऑयल एक्सपोर्ट्स में, तेल के निर्यात में। जो 12% फॉल है केमिकल शिपमेंट्स में, 12% की कमी आई। ठीक है, एंड 10% कंट्रैक्शन किस में आया? इंजीनियरिंग गुड्स में। कंट्रैक्शन संकुचन होता है, कमी होती है। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स प्रोपेल्ड फरवरी डिक्लाइन, बट द इफेक्ट्स ऑफ फॉल्टरिंग ग्लोबल डिमांड वेंट बियॉन्ड। लेकिन देखो देखो ग्लोबल डिमांड में भी समस्या है। ठीक है, ड्रैगिंग डाउन 13 मोड ऑफ इंडिया टॉप 30 एक्सपोर्ट आइटम्स। फरवरी एक्सपोर्ट्स आर स्टिल 7.3% एवं अक्टूबर नंबर। अभी यहाँ देखो यहाँ के आंकड़े की बात की जा रही है कि आंकड़े देखें ना, तो फरवरी का जो निर्यात है ना, वो अभी भी 7.3% अधिक है। कब से? तो अक्टूबर के संख्या से बात करें तो। लेकिन बात यह है, इमीडिएट आउटलुक क्या है? वो reverting to the gloom that prevailed in the last quarter of 2022 about large parts of the world slipping into recession। रेजिलियंट इकोनॉमिक डेटा फ्रॉम मेजर मार्केट्स। देखो बड़े मार्केट्स की बात करें, है ना, जो बड़े बड़े मार्केट्स हैं वहाँ से इकोनॉमिक डेटा है। ठीक है, ओवर द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स, पिछले कुछ महीनों की लें तो, हैड इन्फ्यूज्ड अ बिलीफ, उससे एक ऐसा विश्वास जगा है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है ना, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है ना, में जस्ट एंड अप अवॉइडिंग द वर्स्ट दैट वाज फियर्ड इन 2023। जैसा कि पहले अनुमान था कि 2023 में अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं रहेगी, उससे कहीं बेहतर रह सकती है, ऐसा अनुमान है। बट द आइडियस ऑफ मार्च डिस्पेल्ड दिज होप्स, है ना। लेकिन जो मार्च का है जो स्थिति है,
तो उससे थोड़ा मतलब विषम लगता है, स्थिति विषम लग रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। रिटेल की बात करूँ यूएस में, ठीक है, रिटेल सेल्स इन द यूएस बात करूँ तो इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। रिटेल सेल्स जो यूएस में होता है, भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वो। सोड 3% इन जनवरी एज अ पॉजिटिव सरप्राइज। इसमें 3% की वृद्धि हुई। ठीक है, आगे बढ़ाइए, पहले जो था ना उसे क्या हुआ ये, ठीक है, आगे बढ़ा, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है भारत के लिए। बट स्लम्प इन फरवरी, लेकिन फरवरी में क्या हुआ, स्लम्प हो गया। द फेल्योर्स ऑफ 2 US बैंक, देखो 2 US बैंक फेल हुए, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। तो बैंक जो फेल हुए ना यूएस के, एंड द डिस्क्लोजर ऑफ वल्नरेबिलिटीज बाय यूरोपियन बैंकर, और जो यूरोपियन बैंकर ने जो बताई जो कमजोरियां बताई, ठीक है, उससे क्या हुआ, बैंकर क्रेडिट स्विस ने बताई, तो एमिड द यूएस फेडरल रिजर्व स्क्रैम्बल टू rein inflation suggest this momentum may not turn around anytime soon. On वेडनेसडे की बात करूं, ब्रेंड क्रूड जो प्राइसेज हैं ड्रॉप्ड ऑलमोस्ट 5%। जो ब्रेंड क्रूड जो प्राइस है उसमें क्या हुआ, 5% की क्या हो गया, मतलब कमी आई। ठीक, ठीक है, चलिए उसके बाद आप देखिए, हाँ, ठीक है, रिसेशन रिस्क है क्लियरली रिसर्फेस, रिसेशन रिस्क है वो फिर से साफ दिख रहा है। जब आपका जो अनएक्सपेक्टेड जो बिनाइन स्टार्ट है इस साल, मतलब ऐसा मतलब सही शुरुआत अगर नहीं हो रही है तो रिसेशन दिखेगा ही। विद मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी श्रिंकिंग फॉर 2 क्वार्टर, 2 क्वार्टर से क्या हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग पहले से कम हो रहा है, क्योंकि डिमांड ही नहीं हो रही, तो मैन्युफैक्चरिंग क्यों होगी। A sustained spell of shipping shipments could mean फैक्ट्री जॉब लॉसेज एंड डेंट कंजप्शन। उससे क्या होगा, देखो अगर ऐसी स्थिति रहती है तो क्या होगा कि फैक्ट्री जॉब में कमी होगी और उससे कंजप्शन में भी कमी होगी। एज इट इज, अब देखो द 8.2% ड्रॉप जो हुआ है फरवरी की इंपोर्ट में है ना, फरवरी के निर्यात सॉरी आयात में जो 8.2% की कमी हुई है, वो शार्पेस्ट है इन द 3 मंथ कंटेक्सनली स्टिक है ना, जो 3 मंथ का बात करूँ उस संकुचन वाली स्थिति है उसमें ये सबसे ज़्यादा है। और लोवेस्ट इंपोर्ट बिल है ऑलमोस्ट एक साल में, जो कि 51.3 बिलियन डॉलर है, जो कि डज नॉट रिफ्लेक्ट वेल, जो सही नहीं दिखाता है स्थिति को डोमेस्टिक डिमांड की, जो कि दैट इज होप टू इंसुलेट द इकोनॉमी फ्रॉम ग्लोबल शॉक्स। तो ये सब इसमें बताए गए हैं। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स है, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर मेंशन किया गया है। देखो यूक्रेन वॉर को लेकर भी बात की गई है, और सरकार भी देख रही है कि हम किस प्रकार से अनावश्यक जो मतलब आयात है उसको कम हम करें, ताकि डेफिसिट जो हमारा है, ठीक है, हम उसको कम करें। घाटा जो होता है ना देश का, तो घाटा को, व्यापार घाटा को कैसे हम कम करें, बेकार का आयात को हम कम कर देंगे। ठीक है, क्योंकि भारत सरकार क्या है, देखो भारत में क्या होता है, आयात ज़्यादा होता है, तो सरकार चाहती है भाई आयात कम करो, निर्यात बढ़ाओ। तो आयात कम कैसे होगा, तो मतलब उसी से होगा कि हम बेकार के आइटम्स को जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है हटाओ भाई, चलो ठीक है। और आयात को, हमें आयात को कम करना है, निर्यात को बूस्ट करना है, उससे क्या होगा, हमारे फॉरेन करेंसी में वृद्धि होगी, हमारा देश क्या होगा, समृद्ध होगा। ठीक है, लेकिन ये ट्रिकी है। जहाँ पे फैक्टर्स जो है जैसे कि क्वालिटी है, प्राइसिंग है और सप्लाई चेन जो है ना, वो काफ़ी मायने रखते हैं, वो अच्छे होने चाहिए आपके पास। एंड मिस स्टेप्स कुड कर्ब कंज्यूमर चॉइस, और आप मान लो क्या होगा, सही से इसे डील नहीं कर पाओगे ना, तो क्या होगा, कंज्यूमर का जो चॉइस है ना उसको मतलब, और जो इन्वेस्टर का चॉइस है उसको आप सही से डील नहीं कर पाओगे फिर बाद में। विद द डेफिसिट ऑलरेडी कंस्ट्रिक्टेड शार्पली ओवर, देखो जनवरी फरवरी में वैसे ही मतलब डेफिसिट जो मतलब कंस्ट्रिक्ट हुआ है तेजी से, जो कि रिकॉर्ड 29.2 बिलियन मतलब बिलियन लेवल है, जो लास्ट सितंबर का उसको हिट किया है। पॉलिसी जो बैंड विथ है वो भी उसको भी बेटर यूज हम कर सकते हैं, किसके लिए, तो सपोज तो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, ठीक है, नए मार्केट तक पहुंचने के लिए। ठीक, देखो बात समझो आप यहाँ पर कि आप जो एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सपोर्ट आपका कहाँ जाएगा, मार्केट ढूंढोगे तभी तो एक्सपोर्ट करोगे, तो नए मार्केट की बात की जा रही है। और कुछ ऐसे मतलब अब मार्केट के डिमांड के हिसाब से है ना, उसके डायनेमिक्स के हिसाब से चलोगे आप। लॉन्ग, हाँ, डिजर्ट जो रिजिक है 2015-20 फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का, मस्ट नॉट बी डिलेड एनी फर्दर एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो इन्हीं मुद्दों पर इसमें चर्चा थी कि देखो हम कैसे वर्तमान परिस्थिति क्या है और क्या क्या अभी मतलब देखे जा रहे हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा।
कॉलोनियल पास्ट का है कि कॉलोनियल जो पास्ट है स्टिल रिलीवेंट, तो हमारा जो औपनिवेशिक अतीत है, ठीक है, वो किस प्रकार से भी प्रासंगिक है, हाँ उसको लेकर टॉपिक है। आप देखो कॉलोनियल जो कैनॉट बी कॉलोन देखो कॉलोनियलिज्म कॉलोनियलिज्म क्या है? उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद आप पूछोगे सर क्या होता है? देखो भारत भी कभी उपनिवेश था, ठीक, हमारे यहाँ किसका? ब्रिटेन का शासन था। तो उपनिवेश वही होता है, मतलब जो शासन वाले दो देश जो होते हैं, ठीक है, मतलब शासनकर्ता देश जो होते हैं, तो वो मतलब उपनिवेशवाद ये हुआ कि मान लो कोई बाहरी देश है, बाहरी देश कोई आया हमारे यहाँ, ठीक है, मतलब बलात् आया, हम लाए नहीं उसको। कोई भी गुलाम थोड़े बनना चाहता है, किसी के अधीन थोड़े रहना चाहता है, लेकिन अब कोई बाहरी आया हमारे यहाँ शासन करने लगा, ठीक है, तो वो क्या किया, अब मतलब यहाँ के लोगों और उसके संसाधनों पर है ना नियंत्रण स्थापित कर लेता है, ठीक है, और उसका फिर इस्तेमाल करता है अपने लिए, ठीक, अपनी शासन स्थापित करता है, तो ये उपनिवेशवाद है, ठीक है। तो जो साम्राज्यवादी देश होते हैं ये काम करते हैं, और जो ये काम करता है वो साम्राज्यवादी देश कहलाते हैं तो उसमें वहीं पे है कि उपनिवेशवाद को भूला नहीं जा सकता कि ये समझने में कि जो मतलब आज की दुनिया है, वर्तमान दुनिया जो है, ठीक है, उसकी जो समस्याएं हैं और उसके जो खतरे हैं, उसको समझने में मतलब हमें उपनिवेशवाद को समझना ही होगा कि उपनिवेशवाद क्या था, अभी क्या आयाम है इसके। एज ए राइटर, जो लेखक के तौर पर, जो हु इन सम सर्कल्स इज ब्लेम्ड for having brought colonialism once again into the public consensus. It may surprise some that I consider the limitations of anti-colonialism as a relevant discourse in the 21st century. देखो एक है कि एज ए राइटर, एक लेखक के तौर पर बात करूँ तो कहीं कहीं ये हो सकता है कि अब राइटर की, राइटर को कहा जा सकता है, उसे ब्लेम किया जा सकता है, आरोप लगाया जा सकता है कि आप फिर से जो उपनिवेशवाद है इसको पब्लिक चर्चा में क्यों ला रहे हो, कोई अच्छी बात थोड़ी ही है यह, ठीक है। खासकर जो मतलब आप देखो कि अब वर्तमान में जो एंटी कॉलोनिज्म का लिमिटेशन है, इसको आप एक प्रासंगिक चर्चा के रूप में 21वीं सदी में रखा जा रहा है, तो क्यों रखा जा रहा है? इसके तो कुछ निहित अर्थ तो होंगे ना, ठीक। तो उसमें वही है कि इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से जो मतलब थैंकफुली इट्स नॉट लॉन्गर फैशनेबल इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड टू डिक्राई द एविल्स ऑफ कॉलोनिज्म इन असाइनिंग ब्लेम फॉर एवरी नेशनल मिसफॉर्चून, ठीक है। अब देखो कोई भी देश है ना, या कई विकासशील देश हैं, वो अब ना मतलब कुछ भी गलत हुआ है या कुछ भी अतीत में या अभी वर्तमान स्थिति उनकी अच्छी नहीं है, तो वे सॉरी वे है ना अब मतलब जो कॉलोनियलिज्म है, ठीक है, उपनिवेशवाद है, उसको ब्लेम नहीं करते। अब ये थोड़ा ट्रेंड हटा है। इंटरनेशनली की बात करूँ, सब जो उपनिवेशवाद का विषय है ना कुछ ज़्यादा ही आ, वैसे हुआ है जब से सिंस द नीड ऑफ डी कोलोनाइजेशन इज नो लॉन्गर मच डिबेटेड। तो अब देखो डी कोलोनाइजेशन क्या होता है, मतलब उपनिवेशवाद को क्या करना, हटाना। तो उस पर मतलब डिबेट जो है ना अब मतलब नहीं होता, उस पर चर्चा नहीं होती, उसका अस्तित्व एक तरह से हट चुका है, ठीक है, एक तरह से हाँ हट चुका है। हाँ सही बात है। देखो इट वुड नॉट बी वाइज टू कंसाइन colonialism टू द proverbial डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री। बात यहाँ पर यह है कि आप देखो उपनिवेशवाद है, ठीक, उपनिवेशवाद अगर मान लो कोई देश आपके यहाँ आता है तो क्या करता है, अपनी संस्कृति को रखता है, ठीक है, अपनी सभ्यताओं का वहाँ प्रचार प्रसार करता है तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो उसकी जो पॉलिसी है, ठीक है, उसकी जो पॉलिसीज है उसकी शासकों की, या फिर उसकी जो लेखन शैली भाषण, मतलब उसकी सभ्यताओं से आप अवगत होते हैं अगर संस्कृति से, और उसका आप पर क्या होता है, गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात आप ये देखो उपनिवेशवाद का प्रभाव है ना दुनिया में, देखो कि इस जो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बाद आप देखो कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी है या जो सोशल अरेंजमेंट है, उसमें भी आप उपनिवेशवाद के असर को आप देख सकते हो, ठीक। जैसे यहाँ पे अंग्रेज आए तो क्या हुआ, इंग्लिश दे गए, ठीक है। जैसे कि मान लो पुलिस व्यवस्था है, तो ये सब तो अंग्रेजी कानून से स्टार्ट में ली गई थी ना, ठीक है। या फिर हमारा जो हमारे कई सारे एक्ट हैं, ठीक है, आईपीसी की धारा है, तो इस सब के सोर्स उसमें निहित है, ठीक। अब देखो उपनिवेशवाद की जो कंटिन्यूटी है ना, एक तरह से उपनिवेशवाद जो है वो आप मान लो तो बहुत दिनों पहले ख़त्म हो गया था, ये अस्तित्व में नहीं है,
आप इस तरफ से देखो कि पूर्व औपनिवेशिक जो शक्तियाँ हैं वो अपना प्रभाव अभी भी जारी रखी हुई हैं, ठीक है, अपना प्रभाव जताती ही हैं, है ना, ठीक है, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली, हाँ ये बातें चर्चा में नहीं होती, लेकिन ये मतलब एक तरह से आप देखो कि प्रभाव वो जताती ही हैं, ठीक। जो शक्तिशाली है वो कमजोर पे दिखाता ही है। कई पूर्व उपनिवेश हैं वो व्यापार और सहायता के लिए अपनी पूर्व औपनिवेशिक शक्तियों पर निर्भरता उनका जारी है, ठीक। अपने जो पूर्व के जो वो है, उसके अलावा देखो आपकी जो औपनिवेशिक जो अप्रोच है और सिस्टम है, उससे हमें क्या है, वो उसके हिसाब से हम दुनिया को समझते हो, जो शक्तिशाली होता है ना वही पॉलिसीज वगैरह बनाता है। और दूसरी बात की जो कुछ जातियां जो हैं या जो कल्चर हैं वो दूसरे से बेहतर हैं, तो ये सब क्या है, ये सब उपनिवेशवाद की ही परंपरा है कि एक के ऊपर दूसरे को श्रेष्ठ कहना, ठीक है, जो कि क्या है, अभी भी अस्तित्व में है, ठीक, कॉलोनियल जो है अभी भी अस्तित्व में है, तो उसी के बारे में लेखक कर रहा है कि आप उसको ना भूल नहीं सकते। सॉरी, ठीक। उसके बाद आप देखो कि दूसरी बात कि इसमें जैसे उदाहरण का समझाने का प्रयास किया है कई जगह, आप देखिए, ठीक। बट इट इज नॉट जस्ट द डायरेक्ट रिजल्ट्स ऑफ colonialism that remain relevant, there are the indirect ones as well. The intellectual history of colonialism is littered with many a willful cause of more recent conflict. देखो वर्तमान में जो संघर्ष है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं ये निहित है, ये छुपा हुआ है, मौजूद है, तो उसको लेकर यहाँ पे लेखक कर रहा है कि उसमें भी ये निहित है कि भाई जो मतलब प्रधान देश था, जो इसका शासन था, वो अभी भी अपने से जो उस समय उसके उसके तुलना में कमजोर थे, उसको आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहा, उसको अपने अंदर में रख रहा है, ठीक है। चलो, वो देखो उपनिवेशवाद का जो इनडायरेक्ट जो प्रभाव पड़ता है ना, उपनिवेशवाद के देखो आप जैसे मान लो आपका वो है इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री है, उस पर भी प्रभाव पड़ा, ठीक है, नेगेटिव प्रभाव पड़ा, जैसे कि रवांडा है, अब बुरुंडी है, ठीक है, उसमें मतलब जो उसको वहाँ के लोग जो थे, मतलब वहाँ मतलब वहाँ पे रवांडा और बुरुंडी में ये तो हुतुस थे, ठीक है, और तुत्सी जो थे उसको क्या किया गया, मतलब जो मतलब एक तरह से उनका नाम मतलब वर्गीकरण कर दिया गया, ठीक है, ठीक। यहाँ पे लिखा मेंशन है, देखो यहाँ लिखा है कि बेल्जियन क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन कर दिया गया, ठीक है। यहाँ देखो आप बेल्जियन क्लासिफिकेशन हुतुस एंड तुत्सी इन रवांडा बुरुंडी में, है ना, तो बेल्जियन क्लासिफिकेशन हो गया उनका। ठीक। तो अगर वहाँ के लोग अगर मान लो बेल्जियन वाले कहाए गए वो लोग, ठीक है, बेल्जियाई कहाए गए, तो एक तरह से वही हुआ, ठीक। और उसके उससे इस तरह का डिफरेंस क्रिएट हुआ ना कि 1994 में रवांडा गृह युद्ध के दौरान ये रमा जो मतलब नरसंहार हुआ, उसके पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। तो उसके बाद फिर दूसरा देखो कि जो मोटिवेटेड सोशोलॉजी है वो भी एक समस्या, उसका जो मतलब संबंधित समस्या है। हाउ मच ब्लड शेड डू वी आउ फॉर इंस्टेंस टू द ब्रिटिश इन्वेंशन ऑफ मार्शल races in India, which screwed recruitment into the armed forces and saddled some communities, Punjabi Muslims, for instance, with the onerous burden of militarism. And one can never overlook the old colonial administrative habit of divide and rule. दूसरी बात कि आप ये भी है कि आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते कि जो पुरानी औपनिवेशिक जो प्रशासन था उसमें उसकी आदतें क्या थी कि डिवाइड एंड रूल, विभाजित करो और शासन करो, ठीक है, अगेन बाय ब्रिटिश पॉलिसी इन द सब कंटेंट आफ्टर 1857 सिस्टमेटिकली। तो उसमें लेखक उन्हीं तर्कों के माध्यम से कह रहा है कि किस प्रकार से ये है, ठीक है। तो उसके बाद आप देखो कि ये जो कॉलोनियल जो एरा डिस्टिंक्शन है, ये कोई मतलब पेर्निक्वेसिवस नहीं थे, देवर ऑफन अकम्पनाइड बाय एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स ऑफ द स्टेट विद इन द कॉलोनियल सोसाइटी। इसमें क्या था देखो, इसमें मतलब जो मतलब रिसोर्स था राज्य का, उसमें भी क्या होता था कि कहीं पे उस राज्य का रिसोर्स ज़्यादा जा रहा है, कहीं पर कम जा रहा है, किसी क्षेत्र में कम जा रहा है तो किसी क्षेत्र में ज़्यादा जा रहा है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, बराबर वितरण नहीं था, ठीक है, बराबर का सभी के साथ भाव नहीं था, ठीक। डेंजर देखो फ्रॉम मिक्स हिस्ट्री, अब देखो हिस्ट्री ना मिक्स ही बनेगी, ठीक है, मान लो दो हिस्ट्री मिलेगी तो मिक्स ही बनेगी ना।
a mixed colonial history with one modern state is also a potential source of danger। ठीक है, अब एक स्टेट जो है जिसके पास मोर देन वन कॉलोनियल पास्ट, कोई राज्य है जिसके ना जिस पर एक से अधिक औपनिवेशिक शक्तियों का शासन रहा है, अब भविष्य जो है उसका संवेदनशील हो जाता है। ठीक, वहाँ पे यहाँ पे देखो सेक्शनिज्म आफ्टर ऑल कैन बी prompted by a variety of factors, historical, geographical and cultural as well as ethnic। जाति है, भौगोलिक है, सांस्कृतिक है, ऐतिहासिक है। तो कई तरह के इतिहास मान लो मिल जाएंगे, कई तरह की संस्कृतियाँ आ जाएंगी, तो थोड़ी तो कुछ एक तरह से समस्या आएगी। ethnicity of language hardly seem to be a factor in the succession, one recognized the other not of Eritrea from Ethiopia and the Republic of, पूरे उदाहरण दिए गए हैं सोमालिया आदि को लेकर आपको बताया गया है कि वहाँ पे स्थिति क्या थी। अभी देखो क्या मतलब ऐसे है ना, इसका सेंस बताया गया आपको। ठीक, क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस बताया गया है। ठीक, आप इसको देखेंगे। अफ्रीकन कंट्रीज की बात की जा रही है। ठीक, हाँ, और जो वर्ल्ड अफेयर्स में मतलब वर्तमान में किस तरह का कंसर्न उससे क्रिएट हो रहा है या कई तरह का मतलब ये उसको बताया गया है। कोलैप्स ऑफ इफेक्टिव सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसा कि मैनिफेस्ट इन सियरा लियोन की बात की गई है, साउथ सूडान की बात की गई है, जो वहाँ पे हाल ही में जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका पतन हो गया, वो अस्तित्व से हट गई। ठीक है, रिसेंटली बात लाइबेरिया में बात की गई, सोमालिया में पहले। ठीक है, तो कहने का मतलब उसके जो मतलब प्रभाव हैं वो दिख रहे हैं। अंडर डेवलपमेंट इन पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी, कॉलोनियल मतलब बाद में औपनिवेशिक शासन के बाद वाले सोसाइटी में जो विकास उतने स्तर पर नहीं हुआ, इट्स अ कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये भी एक मतलब संघर्ष का विषय है। अनइवन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन पुअर कंट्री, अब गरीब देश में क्या हुआ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आधारभूत ढांचे हैं, सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, ठीक है, इस सब का जो सही से विकास नहीं हुआ, वो भी एक समस्या है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ को प्राथमिकता मिल जाती है, कुछ लोगों को कुछ को सुविधा नहीं मिल पाती है। उससे क्या होता है कि रिसोर्स जो है किसी को ज़्यादा मिलता, मान लो किसी के पास पैसे हैं तो वो अच्छे हॉस्पिटल में जाएगा, किसी के पास पैसे नहीं है उसको हॉस्पिटल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, बड़े हॉस्पिटल उसे रखेंगे नहीं। किसी के पास पैसे हैं तो वो कुछ सामान खरीद पाएगा, जिसका पैसे नहीं है तो नहीं खरीदेगा, भूखे रहेगा वो। कहने का मतलब कि रिसोर्स का सही वितरण नहीं हुआ है, सभी के पास समान मात्रा में संसाधन नहीं है। ठीक, जिससे क्या होता है इंक्रीजिंग फिशर्स इन सोसाइटी, से समाज में क्या होता है तनाव होता है, टकराव होता है बिटवीन दोज फॉर नेग्लेक्टेड, अब जो मान लो उपेक्षित क्षेत्र है उसके बीच और जो समृद्ध है। ठीक है, जिसका रोड है, रेलवे है, पावर स्टेशन है, टेलीकम्युनिकेशन है, ब्रिज है, कैनाल्स है, नहरें हैं, तो दो क्षेत्रों के बीच क्या होगा, टकराव होगा। ठीक है, तो ये सब है। जैसे कि मान लो साउथ की बात करूँ, दक्षिण जो है कंट्री, देखो एडवांसिंग अंडर डेवलपमेंट जैसे कि देयर डिस्पाइट स्ट्रगल टू रिमेन एज प्लेयर्स इन द गेम ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म हैज क्रिएटेड कंडीशंस ऑफ डेस्परेट पॉवर्टी। देखो कई सारे जो ग्लोबल साउथ है, जो साउथ के देश हैं, जो इसमें क्या साउथ में कौन आते हैं, साउथ में आते हैं जो विकासशील देश सब है ना, जो अब मध्यम आय वाले देश सब है, वहाँ देखो ये आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, पॉवर्टी है, इकोलॉजिकल कोलैप्स है। ठीक है, या फिर मॉडलेस अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन है, बेरोजगार जनसंख्या है, बेरोजगारी का तो मुद्दा रहता ही है। तो ये सब भी यहाँ निहित है ही। ठीक है, उसको लेकर यहाँ बताया गया है। ठीक, इवन इन द थर्ड डिकेड ऑफ द 21st सेंचुरी, देखो 21st सेंचुरी के थर्ड डिकेड की बात की जा रही है। ठीक है, देखो एक डिकेड 10 साल का होता है, अभी 23 है ना, तीसरा डिकेड चल रहा है। देयर फोर इट सिम्स आयरोनिकली क्लियर दैट tomorrow's energy might still be due in no small part to yesterday's colonial attempts. I don't know. I have no wish to give those population in post-colonial countries whose leadership has been found wanting the present and reason to find excuses for their failures in the past। तो यहाँ वही कहा जा रहा है कि इनका जो विश है, ऐसी कोई इच्छा नहीं है लेखक की कि वो ऐसी जो राजनेता है, जो मतलब बाद में उपनिवेशिक जो ताकत है उससे जो मुक्त हो चुके देश हैं, वहाँ के जो नेता है, जहाँ के नेतृत्व हैं, वो जो है वर्तमान में मान लो अगर दोष देते हैं कि कोई भी मतलब कमी है तो या विफलता है तो ये अतीत की देन है ना। बट इन लुकिंग टू मस्ट अंडरस्टैंड पॉसिबल फ्यूचर ऑफ रिसोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन आवर टाइम्स, we have to realize that sometimes the best crystal
बॉल इज अ नियर व्यू मिरर, ठीक है, रियर व्यू मिरर। तो करने का मतलब वही है, देखो अतीत का तो है कुछ ना कुछ असर होता है, लेकिन हमें क्या है, हमें आगे बढ़ के उसको सही तरीके से डील करने की आवश्यकता होती है। हालांकि उस सामंजस्य बैठाए रखना, उसे सही तरह से डील करना होता है, ठीक है। चलो आपने समझ लिया यह। नेक्स्ट उसके बाद है टॉपिक जो हमारा अगला है वो डेंजरस मूव्स है। और देखो अमेरिका और रूस के बीच जो स्थिति है वो सही स्थिति नहीं है। उसमें क्या है कि अमेरिका और रूस, अभी आपको पता है ना कि वैसे तो हमेशा ही प्रायः हम अमेरिका रूस के बीच बनती नहीं है, कभी बीच में संबंध मधुर हुए भी थे, लेकिन जब से यूक्रेन संकट हुआ है, रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है और यूक्रेन को पश्चिमी देशों की मदद मिलनी शुरू हुई, तब से रूस में और पश्चिमी देशों में क्या हो गया है, एक तरह से सॉरी, वाक युद्ध चल रहा है। और ये दोनों जो गुट हैं बन गए एक तरह से, मतलब एक वाक युद्ध चला जा रहा है और रूस भी धमकी दे रहा है। अभी रिसेंट में क्या हुआ है, द हाई एल्टीट्यूड, देखो क्योंकि क्या हुआ अभी, रशियन जो फाइटर जेट है ना, रशियन फाइटर जेट और अमेरिकन ड्रोन जो है वो टकरा गए आपस में, ठीक है। कहाँ पर टकरा गए, तो ब्लैक सी, काला सागर ऊपर में, जिससे क्या हुआ कि जो अमेरिका का जो था ना ड्रोन, वो क्या हो गया, गिर गया, ठीक है। ऑन ट्यूजडे मॉर्निंग हैज अंडर स्कोर्ड द डेंजरस रिस्क ऑफ यूक्रेन वॉर। और देखो पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले क्या था, पहले मान लो ऐसे टकरा जाता तो इसे अलग से मतलब दुर्घटना कहा जाता है, ऐसा कुछ कहा जाता है। लेकिन अभी क्या है, वर्तमान में दोनों देशों के बीच क्या है, टेंशन जो है वो सबसे ऊंचे स्तर पे है। तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, तो स्थिति तो भयावह है ही, ठीक। और खासकर वर्तमान में जैसा कि अमेरिका के भी तेवर कड़े हैं, तो रूस के भी पीछे नहीं है, ठीक। आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी जैसा कि आप देखो कि अभी रिसेंट में रूस ने क्या कहा है, अभी से रिसेंट में रूस ने कहा है कि यूक्रेन को जो मिलने वाले जो लड़ाकू विमान होंगे ना, सभी को हम तो नष्ट कर देंगे। रूस ने धमकी दी कि जो यूक्रेन को बाहर से विमान मिलेंगे, विदेशों से मिलेंगे, वो सभी को ख़त्म कर तबाह कर दिया जाएगा। पहले पोलैंड और बाद में स्लोवाकिया ने यूक्रेन को ना MiG-29 विमान देने का मतलब वो क्या है, ऐलान किया है, ठीक। स्लोवाकिया ने पिछले साल से अपने लड़ाकू विमानों को उड़ना बंद कर दिया था, ठीक। लेकिन अब और जो वर्तमान अब अभी क्या है, ये सारे विमान जमीन पर खड़े हैं। यूक्रेन पश्चिमी देशों से F-16 जैसे मॉडर्न जेट चाहता है, लेकिन उसके लिए क्या है, उसके पायलट को तैयार करने में टाइम लगेगा, ठीक है। इसलिए मिग जो है ना वो विमान जो है अच्छा विकल्प माना जा रहा है। रूस हमले के एक साल बाद यूक्रेन को अपना डिफेंस मजबूत करने के लिए ये विमान चाहिए, लेकिन क्या है, उसे उच्च उच्च स्तर वाले ऐप्स जो है मतलब F-16 वाले नहीं मिल पाएंगे, वो उड़ाने में सक्षम उसके पायलट अभी नहीं है उसे, तो MiG-29 से काम चलाना चाहेगा वो, ठीक है। हालांकि क्रेमलिन के प्रवक्ता जो है दिमित्री पेस्कोव है, उन्होंने नेटो देशों के यूक्रेन को विमान दिए जाने के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि इससे यूक्रेन में क्या होगा, रूस के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन पर असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, उस यूक्रेन की मुसीबतें ही बढ़ेंगी, ठीक है। तो खासकर ये है कि जिस तरह से मतलब यूक्रेन की मदद करता आ रहा है, ठीक है, पश्चिमी देश और भी कई सारे देश, तो उससे क्या हुआ, आग में घी डालने का ही काम किया है। तो सभी देशों को चाहिए कि आपस में बैठ के मामले को सुलझाए, है ना, उसे मतलब निपटाए उसे। तो किस मदद करने से, लड़ाई को आगे बढ़ाने से किसी समस्या का समाधान होना संभव तो लगता नहीं है, ठीक। तो इसी डेंजरस मूव से इसी को लेकर इसमें चर्चा है, आप इसे पढ़ेंगे समझेंगे, बाकी कोई डाउट हो तो बताएंगे, ठीक है। और थोड़ा सेल्फ स्टडी करेंगे, क्योंकि सेल्फ स्टडी जो होता है ना उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक में, ठीक है, कुछ नई जानकारियों के साथ, ठीक। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार, थैंक यू।